और बिलखुसूस जुम्मे की ख़ास मुबारकबाद। ये दिन हमारे लिए दिनों का सरदार है, तो अपने लिए और अपने पूरे दुनिया के लिए मेरे ख़्याल में इस वक्त अमन व अमान की दुआ ज़रूर मांगिएगा। अच्छा जी, गुज़िश्ता कई हफ़्तों से हम देख रहे हैं कि शह सुर्खियाँ, चाहे वो इंटरनेशनल हेडलाइंस हो, पाकिस्तान का सोशल मीडिया हो, पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो, इट हैज़ बिन फोकस्ड ऑन द कॉन्फ्लिक्ट इन पैलेस्टाइन। गज़ा में होने वाली इसराइल की बर्बरियत पे दुनिया की निगाहें मरकूज़ हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि म्यांमार की जो खाना जंगी है वो भी एक अजीब नहज पे पहुंच चुकी है। एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसमें पहली दफ़ा 3 सरदार में आने वाली जो उनकी फ़ौजी हुकूमत है, उन्होंने कहा है कि अब सिचुएशन हालात हमारे हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। खाना जंगी की सूरत हाल म्यांमार के लिए नई नहीं है, लेकिन अगर आप उसकी स्ट्रेटिजिक लोकेशन देखते हैं जिसमें चाइना, भारत और थाईलैंड उसके पड़ोसी ममालिक हैं, तो ऐसा लगता है कि तीनों अतराफ़ से जो मुख्तलिफ एथनिक ग्रुप्स हैं उनको सपोर्ट मिलती है, या एटलीस्ट समझा ये जाता है कि सपोर्ट मिल रही है। और ये खाना जंगी इतनी संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है कि तकरीबन 2 मिलियन यानी 20 लाख के करीब लोग इस वक्त डिस्प्लेस्ड हैं। और वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसी ही सूरत हाल है कि दिस इज़ ब्रूइंग इनटू अ बिग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जबील अहमद ख़ान साहब। उनसे जानेंगे कि यानी ये जो ईस्टर्न तरफ दुनिया है, क्या वजह है कि ये उस तरह वर्ल्ड स्टेज पे इसके हवाले से बात नहीं की जा रही, और अब म्यांमार की सिचुएशन किस तरफ को जा रही है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर जमील। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। आप सुबह बखैर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। सर, एटलीस्ट मुझे ये लगा कि पाकिस्तानी मीडिया में हम म्यांमार के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे, जबकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स स्टेज पे लोग कह रहे हैं कि इट हैज़ रीच्ड अ टर्निंग पॉइंट। कैन यू गिव अस अ ब्रीफ ओवरव्यू कि एग्जैक्टली इस वक्त म्यांमार में क्या हो रहा है? जी, म्यांमार के बारे में मैं अबाउट 2.5 मिनट्स आई विल हैव द कंटिन्यूटी ऑफ गिविंग ऑल द बैकग्राउंड। बेसिकली म्यांमार को देखना ये है कि 62 में म्यांमार वो एक हंसता खेलता, बहुत इकोनॉमिकली इस पूरे रीजन में वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरस कंट्री, और फिर पिछले 40-50 सालों से जब से वहाँ रूलिंग जनता आई है मिलिट्री की, उस वक्त से खराबी पैदा शुरू हुई। अब आ जाते हैं इस बात पर कि अब इतनी खराबी पैदा हो गई है कि म्यांमार के अपने ही सरबराह जो कि फौजी जनरल हैं, वो सूची को कूप करके, और जब 2021 में आए उसके बाद लोगों ने हथियार अपने हाथ में उठा लिए। और फिर हुआ ये कि 20 से ग्रुप जो हैं वो तो उनके एथनिक ग्रुप पहले से मौजूद थे, रेबल्स और एथनिक ग्रुप। उसके बाद उन्होंने पीपल्स डिफेंस आर्मी लोगों ने वॉलंटरी तौर पर बना ली, जो कि हर जगह रेजिस्टेंस दे रही है। अब मैं आपको कोई 20 सेकंड में जरा थोड़ा उसके मैं ज्योग्राफी के बारे में बता देता हूँ, 15-20 सेकंड में। देखिए, काचिन और शान, ये 2 स्टेट हैं जो कोई चाइना को मिलते हैं और डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। कुछ वहाँ एथनिसिटी चाइना से मिलती जुलती है। दूसरी साइड पे सैगांग, ये है इंडिया के तरफ। चाइना को कंसर्न ये है जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट से कि चाइना ने वहाँ से एक BRI का रूट निकाला है और पाइपलाइन बिछा रहा है समुद्र से तेल ले जाने के लिए अपने मुल्क में, और साथ साथ वहाँ उसने पोर्ट भी बनाया हुआ है। यानी कि ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का हिस्सा है, जैसे पाकिस्तान स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का हिस्सा है, बांग्लादेश है, इसी तरह म्यांमार है। म्यांमार से ये है कि अगर म्यांमार से जिस तरह वो माल बर्दारी करते हैं और अपना तेल वहाँ से ले जाते हैं जो कि उनकी ज़रूरत है, तो ऐसी सूरत में वो स्टेट ऑफ मलाका, जिसके सामने शेर की तरह अमेरिका और उसके एलाइज बैठे हुए हैं, तो उस वल्नरेबिलिटी से वो निकलना चाहता है। अब आ जाते हैं कि हो क्या रहा है वहाँ। हो ये रहा है कि लोगों ने, जब से पीपल्स वॉलंटरी आर्मी आई है, डिफेंस आर्मी, उस वक्त से इतनी ज़्यादा मुज़ाहमत लोग कर रहे हैं कि वहाँ बटालियन सरेंडर करना शुरू हो गई हैं। दूसरा, उनके लिए प्रॉब्लम ये हो रही है, रूलिंग जनता जो पिछले 50 साल 60 सालों से वहाँ है, किसी न किसी सूरत में, माँ सिवाय 2015 से लेकर 2021 तक के पीरियड में कोई पार्लियामेंट था और उसमें कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, तो उसमें अब ये हो रहा है कि मज़ाहमत ऐसी हो रही है कि उन्हें रिक्रूटमेंट के लिए लोग नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल भी लोग ना रिक्रूटमेंट के लिए जा रहे हैं और ना ही और बटालियन सरेंडर कर रही हैं। तो इसीलिए पहली दफा कहा है उनके सरबराह ने कि ये वी आर एट द ब्रिंक ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अब फिक्र पड़ गई है चाइना को, फिक्र पड़ गई है इंडिया को। इंडिया को क्यों फिक्र पड़ गई है? इंडिया के कुछ 1600 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है उनके साथ,
आज 1600 किलोमीटर का मतलब ये है कि उनका जो मणिपुर है उसकी एथनिसिटी और इनकी एथनिसिटी जो इस प्रोविंस। डॉक्टर जमील, मैं इसी पे आना चाही थी। कुछ लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं। आपने भी निशानदेही की कि गुज़िश्ता 3 बरसों से जबकि ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप म्यांमार में आई है, यानी हुकूमत संभाली है उन्होंने, उसके अंदर अगेन जो हम समझते हैं कि रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस, इसके हवाले से प्रोटेस्ट शुरू हुई, जिसको शुरू में ऐसा लगता रहा कि चाइना की तरफ से, इंडिया की तरफ से सपोर्ट भी मिली है। लेकिन ये जो रूलिंग पार्टी है, इन्होंने ऑपरेशन 1027 के नाम से एक बड़ा असॉल्ट लॉन्च किया, जो कि 27 अक्टूबर को लॉन्च किया गया, लेकिन उसमें भी इनको कोई खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हो रही। कल मैं कुछ एनालिसिस इंडिया के हवाले से सुन रही थी। इंडिया ने, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि मणिपुर में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, वहाँ की एथनिसिटीज़ आपस में गुत्थम गुत्था हैं। कुछ रोज़ पहले आपने देखा होगा, चंद हफ्ते पहले आपको भी हमने इस सेगमेंट में मदऊ किया था कि वहाँ की एथनिसिटीज़ की आपसी लड़ाई की वजह से कुछ अजीब सी वीडियोस वायरल कर रही थी, जिसके अंदर ये भी बताया जा रहा था कि मणिपुर की कुछ एथनिसिटीज़ में वॉर क्राइम्स या इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट क्राइम्स का निशाना, जिस तरह ख़वातीन बन रही हैं, उनको बरहना करके प्रोटेस्ट की जा रही है, उनको असॉल्ट किया जा रहा है। ये तमाम न्यूज़ भी हमारे पास आ रही थी। भारत इस वक्त कितना ज़्यादा तशवीश में मुब्तला हो गया है इस सूरत हाल की वजह से? जी जमील साहब, आवाज खत्म हो गई। जी जमील साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? लास्ट आपका सेंटेंस। जी जमील साहब, मैं आपसे सवाल ये करना चाह रही हूँ कि भारत की तशवीश की वजह क्या है? इसको मुख्तलिफ ज़ावियों से देखा जा रहा है। इसमें ड्रग ट्रेड का भी जिक्र किया जा रहा है कि ऑल थ्रू आउट दिस टाइम, ये जब तक वॉर चलेगी तो दिस इज़ ऑल्सो गुड फॉर द ड्रग्स बिजनेस, द नारकोटिक्स बिजनेस इन दिस रीजन। ज़रा बताइए कि इस वक्त भारत की इस कदर तशवीश की वजह क्या बन रही है, एंड वेयर डू यू थिंक द थिंग्स आर गोइंग? दो वजूहत हैं। एक तो ये कि भारत एलाई है अमेरिका का, और अमेरिकन कंटेनमेंट पॉलिसी के लिए भारत सर फहरिस्त है। एक तो ये हो गया जो कि जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप पर है। दूसरा, भारत का अपना इंटरेस्ट, वो मणिपुर के हवाले से बात हो गई। जो सेंगांग में उनका एथनिक ग्रुप है और जो आर्म्ड ग्रुप है, अगर वो रेफ्यूजी बन के इधर आ गया तो उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। तीसरी बात भारत की ये है कि अगर यहाँ डिस्टेबलाइज होता है तो उनके पास प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। चौथी बात उनकी ये है कि भारत का ट्रेड यहाँ से ट्रेड रूट भी है। पांचवी बात यहाँ से ये है कि ये एक बफर जोन है और चाइना थोड़ा दूर बैठा हुआ है। तो ये 5 चीज़ें हैं जिसकी वजह से चाइना को इंडिया को तशवीश है। और इंडिया को सबसे बड़ी तशवीश तो वही है जो मैंने आपको बताई, क्योंकि उनका मैरीटाइम और लैंड जो रूट है, मास है, उसमें उसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी वो इफेक्ट होती है। और जो चाइना को काउंटर करना चाहते हैं वो, उसकी वजह से वो भी इफेक्ट होती है। तो इसके दोनों रुख मैंने आपको बता दिए। एक उनका लोकल रुख कॉन्टेक्स्ट में है और एक जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में है। दोनों मैंने आपको इसका रुख गिनवा दिया। साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त अगर दुनिया की निगाहें इस तरफ मरकूज़ हैं और यूएन ने भी जैसे इशारा दिया है कि इस जो कॉन्फ्लिक्ट है इसकी एक्सपेंशन को रोका जाए, इसको कंटेन किया जाए, उसमें किसका इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है आपको म्यांमार पे? क्योंकि अगर हम आसियान के टॉप समिट्स की तरफ देखते हैं तो वहाँ से तो ऐसा लगता है कि म्यांमार का बॉयकॉट किया हुआ है। और इसकी वजह भी यही है कि अप्रैल 2021 में जो मुआहदा किया गया था, जिसमें म्यांमार ने खुद कहा था कि जो ये मुख्तलिफ वायलेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पे, जितने वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको ख़त्म किया जाएगा, अमन व अमान को बहाल किया जाएगा। लेकिन क्योंकि वो उसके अंदर नाकाम रहे तो आसियान के तमाम टॉप समिट्स में म्यांमार मौजूद नहीं हैं। तो ये अभी कॉन्फ्लिक्ट को कंटेन करने में कौन यहाँ पे इन्फ्लुएंस कर सकता है सिचुएशन को? जी, इसमें इन्फ्लुएंस तो इसमें चाइना का ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ जाता है, लेकिन चाइना ने इंटरवेंशन का भी नहीं सोचा है। और इंटरवेंशन चाइना की मुझे बहुत नज़दीक नज़र आ रही है, डायलॉग के ज़रिए, नेगोशिएशन के ज़रिए, या वैसे वो इसलिए कि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि जो ये उसकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसको किसी लिहाज से ख़राब करे, इस सारा डिसइंटीग्रेशन, या अगर ये आग मज़ीद फैल गई तो। क्योंकि होता ये है कि जब फोर्सेस सरेंडर करना शुरू कर दें रेबल्स के सामने तो फिर उसकी तेज़ी में और ज़्यादा तेज़ी आ जाती है। इस वक्त जो फौकियत हासिल है, रशिया का इंटरेस्ट ये है कि रशिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स के उनको आर्म्स सप्लाई कर रहा है, लेकिन रशिया और चाइना का इंटरेस्ट स्ट्रेटेजिक भी है बर्मा में। तो इन दोनों कंट्रीज़ का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो गया, दोनों कंट्रीज़ का
ट्रेड इंटरेस्ट हो गया। दोनों कंट्रीज, रशिया इस वक्त उनको लेटेस्ट एयरक्राफ्ट दे रहा है, उनको ट्रेन कर रहा है। 34 पायलट अभी उसने चंद दिन पहले ट्रेन करके भेजा है। अपना क्रू मेंटेनेंस के लिए इस वक्त रशिया का मौजूद है म्यांमार में। आखिरी क्लोजिंग सवाल आपसे करना चाहूँगी, मुझे ये बताइए कि साल 2024 इट्स जस्ट अ मंथ अवे और ऐसा लगता है कि मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में इस वक्त तनाज़ा बढ़ता चला जा रहा है। इजराइल फ़लस्तीन मसला हमारे सामने है, म्यांमार की बढ़ती भी खाना जंगी, यूक्रेन रशिया के मामला भी अभी संभले नहीं हैं। आने वाला साल आप समझते हैं कि खुशहाली का साल होगा या ये जंगें, ये तनाज़ात, ये कॉन्फ्लिक्ट्स मज़ीद बढ़ेंगे? देखें, बदहाली का साल इसलिए होगा क्योंकि जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप बतदरीज खराब होता जा रहा है। आपने जितने कॉन्फ्लिक्ट गिनवाए वो सारे जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को खराब बदहाली की तरफ ले जाएंगे। और उसमें जो गरीब कंट्रीज हैं, जो इकोनॉमिकली थोड़े से पसमानदा हैं, पाकिस्तान समेत, उनके लिए बड़ी सख्ती आ सकती है। लिहाजा हमारे सरबराहों को इस वक्त इतनी सख्त ज़रूरत है कि वो इकोनॉमी को समझें जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में। अगर उन्होंने नहीं समझा तो जो हमारे जैसे मुल्क हैं, पाकिस्तान समेत, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ जाएंगी और उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ी अहम बात है, द ब्रूइंग ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लाइमेट रेफ्यूजीज़ नहीं बल्कि कॉन्फ्लिक्ट रेफ्यूजीज़ भी हम देखते हैं। बदलती भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जिस पे आपको मज़ीद आगाह करते रहेंगे।